जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री को उसको हमें कैसे पढ़ना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। हम इसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी जानेंगे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की। इसमें मैं बताऊंगा कि भाई आपकी जो बिपिन चंद्रा है इसमें चैप्टर है उसको आपको पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं करना कि भाई पहले चैप्टर उठाया और लगो शुरू से स्टार्ट कर दिया, भाई अपन पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको चैप्टर को आपको लिंक करना है, किस चैप्टर का किस चैप्टर से लिंक बन रहा है उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। और ऐसा आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, मतलब केवल आपको बिपिन चंद्रा में ही नहीं करना है। आपको इसके अलावा आपकी जो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, हर बुक्स में हर सब्जेक्ट में आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, इसी को अप्लाई करना है। आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ही एक मजा आएगा और सबसे बड़ी बात आपको उसमें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा बहुत ही। कि भाई सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि हम जो हमें लाइन से पढ़ना होता है, एक लिंक बना के चलना होता है, हम लोग उसको भूल जाते हैं और हम एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे लिंक नहीं बन पाता। तो हमें कहीं ना कहीं जब लिंक नहीं बनता तो हमें दोनों ही चीजें वो एक प्रकार से याद नहीं रहती हैं। लेकिन जब चीज कोई स्टोरी फॉर्म में रहे और उसका लिंक रहे तो वो चीज ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक हमें याद रहती है। ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और मैं यही इसमें इस जो चैप्टर दिए गए हैं, आपको पता है कि जो हमारी बिपिन चंद्रा है इसमें 13 चैप्टर है। ओल्ड एनसीईआरटी, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी ले लो या फिर ये बुक्स ले लो ओरिएंट ब्लैक स्वान की, यही उसका ओल्ड एनसीईआरटी है, उसी का ये एक वर्जन है, मतलब वही उसमें लिखा हुआ है। तो हम इसमें कुल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है। हम इसमें पढ़ने की बताएंगे स्टडी, भाई हमें किस चैप्टर को कब पढ़ना है और कहां पे पढ़ना है, तो इसी स्ट्रेटजी को हम लोग बताएंगे। अब हम सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की चीज हम लोग बाद में करेंगे किस प्रकार से हमें और सब्जेक्ट के लिए भी स्ट्रेटजी बनानी है। तो पहले हम इसको हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा, हाँ भाई कुछ मुझे समझ में आया है, मैं किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो मैं इसी को पढ़ाने की सबसे पहले कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो आपको पता है कि भाई जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि हमारा जो इतिहास है 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य से, मतलब क्या हुआ कि हमें लगभग 1757 ईस्वी से लेके हमें पढ़ना 1947 तक का इतिहास, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, या फिर क्यों कहेंगे मॉडर्न इंडिया में आता है। तो इस जो बुक्स है बिपिन चंद्रा, इसमें इसी का इतिहास दिया हुआ है। तो चूंकि जब 18वीं शताब्दी से हमारा इतिहास होता है, 18वीं शताब्दी के मध्य से हमारा, उसके हम लोग पढ़ते हैं ना मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, तो वहां से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से करेंगे। तो इसमें कुल मिला के 1757 से लेके 1947 तक की बात कही गई है, इसमें इतिहास बताया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है जो कहता है, जो आपको दिख रहा भी होगा, इस चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है कि 8वीं सदी भारत में समाज और भारत में राज्य और समाज। जो पहला चैप्टर है वो क्या कहने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को कि जो 18वीं शताब्दी का भारत है, मतलब 18th सेंचुरी का भारत है, उसमें भारत का समाज कैसा था, भारत में राज्य कौन कौन से थे। इसी चैप्टर को हम निकालते हैं, पहले पेज से आपका स्टार्ट होता है। तो यहां हमने पहला चैप्टर हमारा निकल के आ गया, 8वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। अब समझो इसका मतलब क्या है कि भाई 8वीं शताब्दी मतलब यहां पे बात की जा रही है 1700 से लेके 1799 तक की बात की जा रही है, हमारी 8वीं शताब्दी में आता है, ईस्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां से 1700 ईस्वी से लेके 1799 तक की। इस बीच में भारत का समाज कैसा था, भारत में कौन कौन से राज्य थे। अब राज्य की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसी 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद केंद्रीय सत्ता बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। और क्या होता है, मुगल एम्पायर जो होता है वो कई राज्यों में बंट जाता है, जैसे कि पता है आपको, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक। तो ये जो राज्य थे कहां से निकल के आए, मुगल एम्पायर से। और कुछ राज्य और उभर के आ गए, जैसे कि मैसूर हो गया, मराठा साम्राज्य हो गया, इसके अलावा पंजाब हो गया, तो रोहिलखंड हो गया, ये राज्य निकल के आए थे। तो इस चूंकि 18वीं शताब्दी में निकल के आए थे ना, इसी समय में निकल के आए, तो इसलिए इस पहले चैप्टर को कहा गया 8वीं शताब्दी में भारत में समाज कैसा था और राज्य कैसे थे, कौन कौन से राज्य थे। तो उन्हीं राज्यों की बात यहां पे की गई, देख लो यहां पे हैदराबाद कर्नाटक की बात की गई है, बंगाल की बात की गई है, अवध की बात की गई है, ये सारे, मैसूर की बात की गई है, ये सारे राज्य हम लोग पढ़ेंगे। राजपूतान राज्य कौन था, राजपूत राज्य, सिख राज्य मतलब पंजाब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मराठा शक्ति की बात कर रहे हैं, मराठा शक्ति का उत्थान एवं पतन। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि 8वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन से राज्य थे और क्या स्थिति थी
थी, भारत का समाज कैसा था, हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, मतलब हर एक चीज को, हर एक चैप्टर को मैं इतनी बारीकी से बता दूंगा कि भाई किस चैप्टर में कौन से टॉपिक हैं और हम उनको पढ़ना कैसे, हमें कब और कहां कैसे पढ़ना, मतलब किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किसके पहले पढ़ना, किसको बाद में पढ़ना। अब देखो समझ में आ गया आपको। तो पहला चैप्टर जो है मैंने क्या किया, इसी चैप्टर में जितने सारे चैप्टर, इन्हीं सारे चैप्टरों को मैंने इतने पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि भाई मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर को मैंने यहाँ पे 5 भाग में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और हर एक पार्ट में 2-3 चैप्टर को रखा है कि हाँ पहले पार्ट में क्या पढ़ना है, दूसरे पार्ट में क्या पढ़ना है, तीसरे पार्ट में क्या पढ़ना है, किन चैप्टरों को पढ़ना है बेसिकली, और जो 5वां पार्ट है मतलब उसमें हमें किन चैप्टरों को पढ़ना है। यहाँ पे चैप्टर की जगह पार्ट लिख, ठीक है, पार्ट, और इसमें हमें किन चैप्टरों को पढ़ना है। तो अब देखो सबसे पहला हमने पार्ट ए में जो है पढ़ना पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर, मतलब दूसरा चैप्टर। तो पहला चैप्टर में देखा हमने क्या कि भारत में राज्य और समाज। अब दूसरा चैप्टर है वो कहता कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मतलब भारत में यूरोपीय कंपनी थी कौन कौन सी, आपको पता है, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, डच थे। तो ये जो है फ्रेंच थे, ये क्या है, यूरोपीय कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो हम इनका इतिहास पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनी कब आई है, मतलब कौन सी कंपनी कब आई है, मतलब कि भाई कौन सी कंपनी कब आई और कैसे आई, कहां पे उन्होंने कौन कौन सी अपनी फैक्ट्री खोली है, वो यहाँ पे हम सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने की जरूरत क्यों है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के इन्हीं कंपनियों ने भारत पे शासन किया, ब्रिटिश यहीं से निकल के आए। तो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्या आगमन, क्योंकि यहीं से भारत में उन्होंने शासन स्टार्ट किया। तो हमें सारी जो भी कंपनी थी उनका इतिहास पढ़ेंगे, उनका आपस में भी कुछ लड़ाई चल रही थी, वो सारे युद्ध को पढ़ेंगे किस प्रकार से, और उनमें से किस प्रकार जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आगे निकल के आ गई और उसने भारत पे शासन किया। तो ये हमने जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट हमने 2 चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को। 8वीं शताब्दी में भारत और राज्य, आप लोग उसको लिखते जाओ, मेरी अच्छी बात मानो और आप लोग उसको साथ में लिखते जाओ, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अब पहले पार्ट में हमने 2 चैप्टर को पढ़ लिया है, 8वीं सदी में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर भारत यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब क्या हो गया, इन चैप्टरों में हमने क्या पढ़ लिया कि भारत में कौन कौन से राज्य थे, भारत का समाज कैसा था, और 8वीं सदी में मतलब कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई है, भारत यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमने सारी कंपनियों के बारे में भी पढ़ लिया, कौन कौन सी कंपनी थी। अब उसी में से एक कंपनी निकल के आई कि ब्रिटिश थी, उसने भारत पे शासन स्थापित कर लिया। अब भारत में क्या हो गया, भारत क्या हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया है और भारत पे ब्रिटिश का शासन स्थापित हो गया है। इन 2 चैप्टरों में हम यहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का चैप्टर, इसी में हम सभी कंपनियों के बारे में पढ़ लेंगे और जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस तरीके से इन सारे क्षेत्रीय राज्यों को हराकर, जो पहले चैप्टर में पढ़ा है, किस तरीके से भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना की, या भारत को एक ब्रिटिश राज्य के अधीन कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये पार्ट ए में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, अब आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में हम पढ़ना क्या, सबसे पहले तीसरा चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर। अब ये क्यों कह रहा हूं, क्यों ऐसा, क्यों मैंने कहा, मैं तीसरे के बाद 4 पे क्यों नहीं आया, 5 पे क्यों नहीं आया, 7 पे क्यों आ गया, फिर 8 पे क्यों आ गया। देखो आप तीसरा चैप्टर क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना हुई, क्योंकि भारत में। तो अब इसमें देखेंगे कि उसकी क्या आर्थिक नीतियां थी, क्या प्रशासनिक ढांचा था 1757 से लेके 1857 तक, क्योंकि 1757 प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी होता है। इसके बाद अब किस प्रकार से वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां लाते हैं, प्रशासनिक ढांचा, क्या प्रशासनिक व्यवस्था लाते हैं, प्रशासनिक क्या जो उनकी इकाई होती है, किस तरीके से शासन व्यवस्था करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे 1757 से लेकर 1857 के बीच में। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ब्रिटिश की शासन व्यवस्था हो गई कब, भारत में 1757 से लेकर 1857 के बीच में। तो ये पढ़ लेती है चैप्टर में। अब चूंकि मैं चौथे चैप्टर पे क्यों नहीं आया, कि इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां बात की 1757 से लेकर 1857 के बीच में, तो 1857 के बाद कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो हम पढ़ेंगे। तो यहां भाई चैप्टर में 7वें नंबर पे देखो 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन क्या आया, आपको लिंक बना के चलना है। 1757 से लेकर 1857 के बीच में क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, चैप्टर 3 में और चैप्टर 7 में। 1858 के बाद, क्योंकि 1857 में क्या होता है, रिवोल्ट हो जाता है, तो उसके बाद प्रशासनिक परिवर्तन होता है। तो यहीं पे हमें तीसरे चैप्टर के बाद 7वां चैप्टर पढ़ना है, इसलिए 1858 का चैप्टर हमें, मतलब जो तीसरा चैप्टर है, तीसरे के बाद हमें 7वां चैप्टर पढ़ना, और 7वें में है 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। तो हमने तीसरा पढ़ा, 7वां पढ़ा, उसके बाद 8वां परिवर्तन, 8वां चैप्टर, और 8वें चैप्टर में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। देखो
क्यों क्यों आर्थिक प्रभाव क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कौन कौन सी आर्थिक नीतियां थी ब्रिटिश की 1857 से लेके 1757 से लेकर 1857 के बीच में। तो अब उसका कुछ भारत पे प्रभाव पड़ा होगा। जो आर्थिक नीतियां थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनका भारत में कुछ इकोनॉमिक प्रभाव पड़ा होगा। तो क्या था आर्थिक प्रभाव, हम उसको पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट बी में क्यों लिंक बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आर्थिक नीतियां पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो इसी के साथ हम इसको उनका साथ में प्रभाव पढ़ लेंगे कि उनका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम साथ में पार्ट बी में चैप्टर 3, 7 और 8 हमने 3 चैप्टर हमें पढ़ने, किसमें, पार्ट बी में, और पार्ट ए में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए। तो हमारे इस बुक्स में से 5 चैप्टर खत्म हो गए हैं। और हमने पढ़ क्या लिया है भाई साहब कि भारत में किस तरीके से कौन कौन से राज्य थे, यूरोपीय कंपनी किस तरीके से आई हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की क्या आर्थिक नीतियां थी, क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, और क्या आर्थिक प्रभाव पड़े भारत पे। अब हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में पढ़ेंगे हम चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या कहता है? चैप्टर 4 कहता है ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां। ये क्या है? पार्ट सी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि भाई भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत में, देखो यहां हमने पढ़ लिया था 8वीं सदी में। यहां क्या पढ़ा था? भारत में राज्य और समाज पहले चैप्टर में। तो ये था क्या, ब्रिटिश शासन से पहले का भारत का समाज कैसा था और भारत में राज्य कौन कौन से थे, वो हमने पढ़ लिए। तो हम पार्ट सी में मतलब चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में। यहां बात कर रहे हैं किसकी? ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश भारत की में क्या प्रशासनिक संगठन था और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, मतलब क्या सामाजिक थी, मतलब समाज कैसा था, सांस्कृतिक नीतियां कैसी थी, वो हम इसमें चैप्टर 3 में, सॉरी पार्ट सी में पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम पार्ट डी में आते हैं। इसमें पढ़ेंगे 2 चैप्टर, चैप्टर 5 और चैप्टर 10। अब चूंकि इतना गैप क्यों है मैं बताता हूं कि 5 की वजह से 10 पढ़ रहे। देखो अब क्या पढ़ना है कि चैप्टर जो हमारा पार्ट डी है उसमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 5वां और चैप्टर 10वां। क्यों? 5वां चैप्टर क्या कह रहा है? 19वीं सदी में, मतलब 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध में। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब 1850 से लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध की। तो 1800 से लेके और 1850 तक का जो समय है ये क्या कहलाता है? 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। क्योंकि हमको 2 से बांटते ना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, मतलब अर्ली और लेटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1800 से लेकर 1850 तक की बात की इस चैप्टर में। 19वीं सदी में के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक, या उनको जागरण कह लो, या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। किसमें? 5वें चैप्टर में। लेकिन कौन से हम पढ़ेंगे? केवल पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 1800 से लेके 1850 तक जो हुए हैं। लेकिन 1850 के बाद हुए हैं, मतलब 1858 के बाद जो हुए हैं, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, मतलब 10 में। इसलिए मैंने 5 के बाद आपको 10 कहा है, क्योंकि मैंने 6वां क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका लिंक टूट जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से आपने पढ़ा भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े आपने 5वें चैप्टर में, तो ये पढ़े आपने केवल 50 साल के 19वीं शताब्दी के। अब अगले 50 साल के आप लोग पढ़ेंगे 10वें चैप्टर में धार्मिक और सामाजिक सुधार 1858 के बाद। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मतलब लेटर ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? 2 चैप्टर की लिंक बन रही है। इसलिए पार्ट डी में हमने पढ़े हैं, दोनों ही चैप्टर पढ़े, चैप्टर 5 और चैप्टर 10। इसमें हमने क्या पढ़ लिया? SRRM, मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए, हमारा खत्म हो गया भाई साहब। क्या समाज जो भी सुधार आंदोलन पढ़ने थे सब खत्म हो गए। अब हमें पढ़ना केवल भारत में किस तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ अब आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी गई, मतलब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट, वो पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अब हमने पढ़ लिया भाई साहब भारत पे समाज कैसा था 18वीं शताब्दी में, भारत पे किस तरीके से कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई और भारत पे किस तरीके से ब्रिटिश ने शासन स्थापित कर लिया। तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया भाई साहब, किस तरीके से शासन में आए वो। अब उनके क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनकी क्या आर्थिक नीतियां थी, हमने उसको पढ़ लिया है। उसका क्या आर्थिक प्रभाव था वो भी हमने पढ़ लिया है। और साथ में 19वीं सेंचुरी में हमारे भारतीयों के जो महान लोग थे, जो समाज सुधारक थे, उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन हुए 19वीं शताब्दी में, हमने वो ही पढ़ लिए 2 चैप्टर मिला के, चैप्टर 5 और चैप्टर 10। अब बात आती है कि भारत ने ब्रिटिश से अपने देश को आजाद कराने के लिए किस तरीके से आंदोलन हुए। तो हमें केवल अब पढ़ने आंदोलन, और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीडम स्ट्रगल। इससे काफी क्वेश्चन आपकी यूपीएससी जो आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो वो आपके बनते हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले जो सबसे लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट ई, और इसमें सबसे पहला चैप्टर वो है चैप्टर 6वां। ठीक है, 6वां चैप्टर है, 6th चैप्टर है, वो कहता है 1857 का विद्रोह, मतलब रिवोल्ट। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ क्या बोलता 1857, मतलब
कि भाई भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्योंकि 1757 से लेकर 1857 भारत को पता ही नहीं कि भारत ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, 100 साल लग गए हम लोगों को विद्रोह करने में। तो यही इसी को पढ़ेंगे कि 1857 का विद्रोह क्या था, कैसे था, उसके पीछे क्या कारण थे। 6वां चैप्टर है, 129 पेज पे है, ठीक है। मतलब इसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है। 1857 का विद्रोह, इसके पीछे क्या कारण थे, इसके सामान्य कारण क्या थे, इसके तत्कालिक कारण क्या थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, वो सारे हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंदर? 1857 का विद्रोह। अब 1857 का विद्रोह पढ़ लिया है, तो अब हम इसी के बाद हम आगे चैप्टर जो है वो है चैप्टर 9, और 9 चैप्टर जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से लेकर 1905 के बीच में। अब क्यों 1857 का विद्रोह पढ़ लिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ लिया, ये हो गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1857 का विद्रोह हो गया था, खत्म हो गया था, यहाँ पे देश आजाद तो हुआ नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कि 1858 से लेके 1905 तक मतलब कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए। इसी बीच कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात की गई है कि 1857 का रिवोल्ट चैप्टर 6 में, और 1857 के बाद कौन कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन से हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म या किस तरीके से उदय हुआ, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से लेकर 1905 तक 152 पेज पे है। अब 1905 तक क्यों बात की गई है, क्यों बात की गई भाई 1905 तक की? इसलिए बात की गई है क्योंकि 1905 तक की, क्योंकि 1800 हमने इससे पहले पढ़ लिया, 1857 का विद्रोह पढ़ लिया। तो 1858 से लेकर 1905 के बीच में किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म का उदय हुआ, और इसी बीच आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो जब कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें कहाँ तक का समय दिया गया है, 1858 से लेकर 1905 तक का इतिहास दिया गया है। तो इसमें हमारा जो कांग्रेस की स्थापना हुई, जहां से फिर राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रकार से देखा जाए एक नया मोड़ लिया, एक नई तरीके से स्टार्ट हुआ हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। तो कहाँ बहुत बड़ा योगदान था कांग्रेस का। तो किस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई, और कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, और किस तरीके से कांग्रेस ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चूंकि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो 1885 से लेकर 1905 के बीच में ये कांग्रेस का उदारवादी चरण होता है, ठीक है, ये उदारवादी चरण होता है ये, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने इसलिए इस चैप्टर को पढ़ा है केवल 1858 से लेकर 1905 के बीच में। 1858 से लेकर यहाँ के बाद में राष्ट्रवाद का उदय होता है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। यहाँ पे कहीं देखो, ये देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल, ठीक है, कांग्रेस। तो ये क्या होगा, आईएनसी। यहाँ पे स्थापना हुई थी 1885 में, तो 1905 तक का समय है, वो कहलाता है उसका उदारवादी चरण। तो ये हो गया। तो अब इसी के बाद हमें क्या पढ़ना है, जो 9वें के बाद है, अब पढ़ना हमें 9 के बाद से डायरेक्ट 11वां चैप्टर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है 1905 तक का इतिहास पढ़ लिया है, जो हमारा 1905 तक का इतिहास था हमने उसको कवर कर लिया है, ठीक है, 1905 तक के इतिहास को, ठीक है। यहाँ हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हम लोग यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। 1905 तक का इतिहास पढ़ लिया है 1858 से लेके। अब हमें पढ़ना 1905 के बाद में कौन कौन से आंदोलन हुए। तो 1905 में कौन कौन से आंदोलन हुए वो आप लोग यहाँ पे आ जाओ, आप लोगों को बताता हूँ। चैप्टर कहाँ पे, 11 में, चैप्टर 11 में ये है 1905 से लेके 1918 के बीच क्या क्या हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। क्यों? क्योंकि अब 1905 से क्या होता है, एक कांग्रेस का उग्रवादी चरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उग्रवाद स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है, 1905 से लेके वो चल रहा है 1905 से लेकर 1918 के बीच में। हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 से लेकर 1905 तक का पढ़ लिया इससे पहले। और जो 11 चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा है 1905 से लेके 1918 तक का। तो ये इसमें हम पूरा पढ़ लेंगे, उग्र राष्ट्रवाद किस तरीके से उदय हुआ है। और इसके बाद 1918 से लेके इसके बाद का जो समय है वो होगा गांधी एरा, मतलब वहाँ पे गांधी जी का एक प्रकार से युग स्टार्ट होता है, गांधी युग। क्योंकि अब वहां से जो भी आंदोलन हो गया 1818 के बाद, 1918 के बाद, वो गांधी जी के प्रकार से लीड करेंगे उन आंदोलनों को। जैसे कि आपको पता है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबना वैज्ञ आंदोलन, खिलाफत जी आंदोलन हो रहे थे, उनको मर्ज कर लिया था। तो वो ठीक है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो 1905 से लेकर 1918 के बीच में उग्र राष्ट्रवाद का एक प्रकार से विकास होता है, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवादी यहाँ पे आंदोलन होते हैं। तो इसके बाद जो 11वां चैप्टर है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 12वां चैप्टर, ठीक है। इसका हम क्या पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर। और 12वां चैप्टर का जो नाम है वो
है स्वराज के लिए संघर्ष वन, और इसमें 1918 से लेके 1939 तक की बात की गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस पर लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब यही है, क्योंकि 1918 से, क्योंकि इस चैप्टर में इस वाले चैप्टर में पढ़ लिया है 1918 तक का इतिहास। अब यहाँ से गांधी जी पे जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं, तो चंपारण होता है, मतलब आंदोलन होता है एक प्रकार से, ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह, इसके आगे अब गांधी जी का मतलब एक प्रकार से युग स्टार्ट होता है। यहीं पर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1918-19 में। तो अब यहाँ से गांधी राज स्टार्ट होता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे पूरे, जो भी इसके अंदर पूरे आंदोलन पढ़ेंगे हम, क्या जो भी हमारा 1919 में आपको पता है रॉलेट एक्ट आया था। तो ये सारे जो भी आंदोलन थे सब पढ़ेंगे, ठीक है। और जलियांवाला बाग जो भी हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर में किसमें पढ़ेंगे हम? चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। और इसके लास्ट का चैप्टर है वो है 13, और 13 चैप्टर बात करता है कहाँ की? जो 13वां चैप्टर है वो बात करता है। 13 चैप्टर जो है कितने पेज से स्टार्ट होता है? वो होता है हमारा 297, ठीक है, 297 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हमारा क्या स्टार्ट हो गया? क्या सबसे लास्ट में चैप्टर, और जो लास्ट का चैप्टर है वो बात करता है 1939 से लेके 1947 तक की बात। क्यों 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 क्यों? इसलिए क्योंकि इससे पहले का चैप्टर है 12वां चैप्टर, वो बात करता है 1918 से लेके 1939 तक की बात। उसमें गांधी राज चलता है, खिलाफत आंदोलन जो भी चल रहा था, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आंदोलन इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। और जो भी आपको पता है नेहरू रिपोर्ट हो गई, इसके अलावा मतलब साइमन कमीशन हो गया, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आपने पढ़ लिए। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका 2वां चैप्टर है 1939 से लेके 1947 तक, भारत आज़ादी की ओर और भारत का विभाजन। क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद तो हुआ, लेकिन साथ का भारत में क्या हो गया? भारत का विभाजन भी हो गया। तो विभाजन हो गया तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है क्या? कि भारत का विभाजन और भारत। इसका चैप्टर का नाम यहाँ पर तो लिखा है स्वराज के लिए संघर्ष, सेकंड नई शक्तियों का आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव। लेकिन इस और अपन दूसरी उस पढ़ते हैं, उसमें चैप्टर का नाम लिखा रहता है भारत स्वतंत्रता की ओर एवं भारत का विभाजन। क्योंकि अब यहाँ से भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर दबाव पड़ रहा है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आता है हमारा, तभी हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, वो इस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 1942 में ही। और इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग तो पहले उठ गई थी, आपको पता है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था हमारा 1929 में, वो सारा खत्म हो जाता है, मतलब उसके बाद। तो अब इसी के बाद क्या होता है कि भाई भारत में मतलब कैबिनेट मिशन आता है और भारत आज़ाद होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और भारत में संविधान सभा बनती है, भारत का संविधान बनता है और भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। तो ये चैप्टर पूरा हमारे आज़ादी तक का इसमें इतिहास दिया गया है। कहाँ से लेके जो लास्ट का चैप्टर है, इसमें 13वां चैप्टर है, उसमें 1939 से लेके 1947 तक की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ हमारा भारत जो है यहाँ पे आज़ाद हो गया है। तो इस प्रकार से हमारी बुक्स जो है कंप्लीट हो जाती है और हम 18वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के मध्य से लेके 19 जो हमारी जो 20वीं शताब्दी का मध्य मतलब 1947 है, जिसमें आज़ाद हुए हैं, वहाँ तक का हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाता है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी बताई है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ोगे और आप लोगों ने पहला चैप्टर उठाया, आप उसे पढ़ो तो चैप्टर क्या हो, मिक्स हो जाते हैं, कई चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आपको हर चीज़ थोड़ा अलग अलग करके आपको पढ़ना है, आपको टॉपिक में लिंक बना के पढ़ना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को इस अच्छा तरीके से यहाँ पे मैंने बताया किस तरीके से आपको चैप्टर में, जो इन चैप्टर में को किस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है भाई साहब पार्ट में। 13 चैप्टर है, आपको 5 पार्ट डिवाइड करना है। पहले पार्ट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 1-2 आप लोग इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको लेना है। पार्ट बी में 3 चैप्टर 3, 7, 8, पार्ट सी में चैप्टर 4, पार्ट डी में आपको चैप्टर 5 और 10, और पार्ट ई में चैप्टर 6, 9, 11, 12, 13। ये आपको चैप्टर्स में पढ़ने हैं, किसमें, पार्ट ई में। इस तरीके से आपके पूरे 13 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अब मैंने इसको ऐसा किया जैसे मैंने बताया, क्यों किया, क्योंकि इस हर चैप्टर में लिंक बन रही है। जो चैप्टर 1 है और 2 इसमें लिंक बन रही है, चैप्टर 3, 7, 8 में लिंक बन रही है, क्योंकि इसके आएगा समय 13 चैप्टर से जो जिस समय की बात की जा रही होगी ना, उसके बाद में क्या हुआ, उसी काल में, उसी टॉपिक में वो एक चैप्टर में बात की गई है। इसलिए हर चैप्टर जो एक दूसरे से लिंक है, जो मैंने चैप्टर साथ साथ लिखे, इसलिए मैंने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला, दूसरा चैप्टर, और 3, 7, 8, 4, 5, 4 केवल अलग पढ़ना है, 5, 10 एक साथ पढ़ने, और 6, 9, 11, 12, 13 एक साथ आपको पढ़ने। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको मजा आया होगा भाई साहब जो मैंने समझाया कि और आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सिंपल लगी होगी भाई, कि मॉडर्न हिस्ट्री में है क्या, भारत ब्रिटिश आए
ब्रिटिश शासन किया, ब्रिटिश भारत बन गया। अब चूंकि किस प्रकार से बना, कौन कौन से राज्य थे, किस प्रकार डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर, कौन कौन से भारत में राज्य थे और कौन कौन से युद्ध लड़के आपस में यूरोपीय कंपनी ने भारत में शासन स्थापित कर लिया, वो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर भारत में जब भारत शासन स्थापित हो गया ब्रिटिश का, तो उनकी क्या आर्थिक नीतियां थी, उनका क्या प्रशासनिक नीतियां थी, उनका क्या भारत पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अब शासन स्थापित हो गया, वो शासन कर रहे हैं, तो भारत में उसके खिलाफ विद्रोह भी होगा। तो फिर भाई साहब कौन कौन से विद्रोह हुए, 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 के बाद से लेके 1947 तक कौन कौन से विद्रोह हुए, उसी बीच कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारत में कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारत में किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए, गांधी एरा स्टार्ट हुआ, कांग्रेस का उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी युग, जो भी असहयोग आंदोलन था, ठीक है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, कैबिनेट मिशन आया, भारत की संविधान सभा बनी, भारत और आज़ाद हो गया। और इसी बीच एक चैप्टर पढ़ेंगे हम कौन सा, कि भारत में कौन कौन से 19वीं शताब्दी में भारत के समाज सुधारक थे, उनके द्वारा कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए, मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, वो उनके बारे में पढ़ेंगे और हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाती है। बस इतना तो सिंपल है, लेकिन हमें इनके दिए को मिक्स कर दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको पहले आपको पढ़ना केवल कि किस प्रकार से भारत पे लोग यूरोपीय कंपनी आई और भारत पे किस तरीके से 18वीं शताब्दी का भारत समाज था, किस तरीके से कौन कौन से राज्य थे। इसके बाद भारत पे ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, तो उनकी क्या आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक, वो सारा पढ़ेंगे, उन्हें क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट हुए उनको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब 19वीं शताब्दी में जो भी हुए, 19वीं शताब्दी में जितने भी हुए वो सारे एक साथ पढ़ लेंगे, 2 चैप्टर में है। इसके अलावा जो विद्रोह हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उन सारे विद्रोह को, फ्रीडम स्ट्रगल को, नेशनल मूवमेंट को हम एक साथ पढ़ लेंगे। सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, 1857 से लेकर 1857 का विद्रोह, 1858 से लेकर 1905 के बीच में, 1905 से लेकर 1918 के बीच में, 1918 से लेकर 1939 और 1939 से लेकर 1947, पूरा हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इस तरीके से हमारी पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारा खत्म हो जाती है। तो ये क्या है, एक आपकी जो हमारी बिपिन चंद्रा है वो आपकी एक स्टोरी क्रिएट कर देती है मॉडर्न हिस्ट्री की। इसके बाद फिर आप लोग चाहो तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो, यहाँ आपकी पूरी इमेज बन जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, क्या क्या हमारी क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में, हर टॉपिक के बारे में आप थोड़ा जान जाओगे। लेकिन जब थोड़ा स्पेक्ट्रम में आओगे तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब आपको इसी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में खुद ज़्यादा फैक्ट मिलेंगे, ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे, थोड़ा डीप में दिया होगा, हर चीज़ को अच्छी तरह डिटेल्स में दिया होगा, तो वो काफ़ी आपकी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट दी हूँ बस। लेकिन यदि आप मेंस के हिसाब से देख रहे हो, आप एक स्टोरी क्रिएट के बारे में सोच रहे हो कि भाई आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपको स्टोरी के रूप में आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से, तो वो आपके लिए स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे बताई है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आई होप आप लोग को समझे होंगे और ऐसा ही आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना है। आपको लिंक टॉपिक जो आपने पढ़ा है, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड और कोई टॉपिक है आगे किताब में, बुक्स है उसी के आगे दिया गया है, फिर आपको उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो ताकि आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो। ऐसा नहीं आपने आधा पढ़ा फिर आपने पीछे दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो मिक्स हो गया, तो इसलिए आप नहीं करना, आपको लिंक बना के चलना है। तो आई होप आप लोग इसी ऐसा तरीके से करोगे जो जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेटजी, और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया जो भी है, आप लोग फिर से वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से इसको लिखिए, जो भी मैंने बताया किस चैप्टर को कहाँ पे पढ़ना है, किस पार्ट में पढ़ना है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि पहले पार्ट में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ने, टोटल इसमें 13 चैप्टर हैं, तो आपको 13 चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है और किन भाग में पढ़ना है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यूपीएससी से रिलेटेड हम लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। कि किस तरीके से हमें यूपीएससी के बारे में और अच्छी जानकारी देनी है, टॉपिक उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, या उसके अलावा और किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी है और उसको किस तरीके से हमें एक प्रकार से पढ़ाई करनी है, आंसर राइटिंग हो, मेंस की सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको लिए या जो भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाते रहेंगे, बनाते रहेंगे कि हमें किस तरीके से मेंस के लिए या फिर हमारा जो भी जीएस है किस तरीके से कवर करना है, ऑप्शन किस तरीके से करना, सिलेबस को किस तरीके से समझना है, और साथ में यूपीएससी के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पीवाईक्यू को किस तरीके से एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू को और यूपीएससी की जो सिलेबस है उसको किस तरीके से कनेक्ट करना, ताकि आपके लिए काफ़ी आसानी हो यूपीएससी एग्जाम को करेक्ट करने में और समझने में। तो इसी मेरा जो उद्देश्य था वीडियो बनाने का कि आपको लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है या बिपिन चंद्रा उसको किस तरीके से आप लोग पढ़ सको। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि नई दोस्तों को भी पता चले, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ताकि वो भी जान पाएँ किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, ये बुक्स को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री को। और बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है यूपीएससी से रिलेटेड ही, तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।